हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज एक व्यापारी बनकर भारत आए थे और एक शासक के रूप में कैसे परिणत हो गए या शासक के रूप कैसे बन गए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है इसका जो सफर रहा, काफी दिलचस्प कहानी रहा। आखिर गलती हमने कहाँ की कि एक शासक एक व्यापारी एक शासक बन गया, जबकि हमारे देश में अकबर औरंगजेब या जो है शक्तिशाली राजा था उस समय, लेकिन फिर भी मराठा का जो है शासक था, रंजीत सिंह का शासन था। फिर भी अंग्रेज जो है एक शासक बन गया व्यापारी से। काफी लंबा समय रहा और काफी दिलचस्प कहानी रहा। तो आज हम इस क्लास में पूरा इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हो या जो है या स्टेट एसएससी हो या आपका रेलवे हो, इसके अलावा और बहुत सारे सीडीएस हो, टीजीटी पीजीटी, जितने भी एग्जाम हैं काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक व्यापारी का शासक बनने तक का सफर, शासक बनने तक का सफर। ठीक है, एक व्यापारी का शासक बनने तक का सफर कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारत में जो शासन था उस समय 1857 तक का, 1526 से 1857 तक का जो शासन था वो मुगलों का शासन था। अगर बात की जाए तो 1526 से 1707 तक बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो शेरशाह वाला जो काल है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा जो है 1707 तक का जो सफर रहा, लगभग 200 साल, वो किसका रहा? मुगलों का, जिसमें सभी शक्तिशाली राजा थे। तो मुगल में बाबर आए, बाबर के बाद अकबर शक्तिशाली राजा था, हुमायूं, इसका जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत हुआ, तो उसका जो है काफी महत्वपूर्ण, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। इसी के काल में आपका शेरशाह का भी आ गया। उसके बाद अगर मुगल साम्राज्य को जो है व्यवस्थित तरीके से चलाया तो अकबर चलाया। उसके बाद आ गया जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब ऐसा शासक था जो अंतिम, या इसको कह सकते हैं अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। इसके बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ मुगल शासक जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसके बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। 1707 के बाद कई रियासत स्वतंत्र हो गए, कई जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, कई अंग्रेजों के अधीन चले गए, या जो है किसी तरह किसी रूप से लगभग जो है अलग हो गए। और दिल्ली का शासन जो है काफी छोटा रह गया, यानी सिमट कर रह गया, दिल्ली का शासन सिमट कर रह गया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल शासन का विघटन हो रहा था, किसका हो रहा था? मुगल शासन का विघटन हो रहा था। तो उस समय एक शासक, यानी एक जो ताकत था, वो तेजी से बढ़ रहा था, उसका विकास जो है तेजी से बढ़ रहा था। उसका वह भी जो ताकत था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत था, वो काफी तेजी से वृद्धि कर रहा था। यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये क्या था? हाँ मैं बताता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब इसका जो ताकत बढ़ रहा था 1707 में। ध्यान रख दिएगा, बड़ा दिलचस्प है। इसके पहले अगर हम चर्चा करें तो जो व्यापारी आए थे 1408 में 1498 में वास्को डिगामा नामक एक व्यापारी आया था, पुर्तगाली व्यापारी। वो भारत से व्यापार किया, भारत के साथ व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद ये पुर्तगाल गया और यहाँ से जो सामान खरीद कर ले गया था उसे महंगे दामों में बेचा, और महंगे दामों में बेचने के पर उसे लगभग 200 गुना अधिक धन की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, 200 गुना अधिक धन की प्राप्ति हुई। जब देखा अरे यार इसको तो धन की ज्यादा प्राप्ति हो रही है, यानी उसको व्यापार में बड़ा फायदा हो रहा है। अब व्यापार में फायदा हो रहा तो पश्चिमी देश के लोग सोचे यार भारत के साथ क्यों ना व्यापार किया जाए। उसमें अंग्रेज भी थे, ब्रिटिश लोग थे। तो ब्रिटिश का जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अधिक 1600 में एक चार्टर प्राप्त किया या अधिकार पत्र प्राप्त किया, जिसके तहत इस कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आपके अलावा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्वी देशों में, यानी खास करके भारत में, पूरब में कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यह अधिकार पत्र इसलिए प्राप्त कर लिया कि यह भारत से, अभी बताए थे कि 200 गुना लाभ प्राप्त किया, 200 गुना अधिक लाभ प्राप्त किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि इसके व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी न हो, और यह यहां से यानी भारत से सामान खरीदे, और सामान खरीदने के बाद वहां ब्रिटिश में, कहा ब्रिटेन में ऊंचे दाम पर, यानी महंगे दाम पर बेचेगा। तो महंगे दाम पर बेचेगा तो फायदा क्या होगा? मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए इसे जो यह अधिकार पत्र प्राप्त हुआ वह 15 साल के लिए, महारानी एलिजाबेथ से जो चार्टर प्राप्त हुआ वो 15 साल के प्राप्त हुआ। और महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आप जाएं भारत, पूर्वी देश में जाएं, वहां से व्यापार करिए, और जो है आपके इस व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, कोई आपके साथ जो है सामान नहीं, आपके साथ व्यापार नहीं करेगा आपके अलावा, और आप जाएं वहां खरीदे सामान, और ब्रिटेन में आप अपनी कीमत से, इसको कहते हैं वाणिज्यकरण एक शब्द आता है, वाणिज्यकरण करें। वाणिज्यकरण में होता है कि आप सस्ते वस्तु को आप अपने मांगे कीमत पर बेचे, वाणिज्यकरण कहलाता है। तो आप जो है ब्रिटेन में महंगे दामों पर बेचे, ठीक है। तो अंग्रेज महारानी का जो अधिकार पत्र प्राप्त था 1600 में, तो उसको लेकर के अफ्रीका के रास्ते भारत आया। भारत कहाँ है? हिंद महासागर के रास्ते भारत आया, और भारत आने के बाद यह जो है अपना व्यापारिक कोठी खोला। व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? हुगली में, हुगली नदी के किनारे खोला। इस समय जो है भारत में और भी लोग करते रहे थे, पुर्तगाली कर रहे थे व्यापार, डच भी कर रहे थे व्यापार। 16वीं 17वीं शताब्दी में डच भी आ गए थे भारत। एक और ताकत आ गया था 17वीं सदी के अंत तक, फ्रांस, ये भी व्यापार करने के लिए आ गया था। बड़ा मजा आ गया व्यापार करने के लिए। कौन कौन आ गया?
ब्रिटेन आ गया, पुर्तगाल आ गया, डच आ गया और फ्रांस आ गया। काफी महत्वपूर्ण है। अब जब ये सारे लोग आ गए तो क्या होगा, सामान तो कम है, सामान व्यापार व्यापार किस चीज का होता था, सूती वस्त्र का होता था। भारत का सूती वस्त्र काफी महत्वपूर्ण था, हाथ से बनाया जाता था, पतला रेशा होता था, इसका ब्रिटेन में काफी मांग था। और जो है इसके लिए वहां से काफी मुनाफा भी होता था। सूती वस्त्र, रेशम का वहां बहुत बड़ा मांग था, रेशम का ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मांग था, रेशम का व्यापार भी बहुत तेजी से हो रहा था। इसके अलावा गरम मसालों का व्यापार, गरम मसालों का जो व्यापार था, गरम मसालों का व्यापार काफी तेज में था, काफी मतलब उन्नत किस्म में था। इस गरम मसाला खास करके इंडिया के अलावा और कहीं नहीं मिल पाता था और इसका जो व्यापार काफी तेजी से था। तो इस व्यापार पर गरम मसाले में क्या क्या आता था, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इलायची आदि का जो है व्यापार काफी तेजी। इसके अलावा दालचीनी का भी व्यापार था। तो गरम मसाला को यानी कुल मिला के कह सकते हैं गरम मसाला का व्यापार जो था। अब इस व्यापार में चार प्रतिद्वंदी हो गए। अब चार प्रतिद्वंदी हो गया, माल तो कम मिलेगा, सामान तो उत्पादन उतना ही है तो सामान कम मिलेगा, सामान कम मिलेगा तो इसको मुनाफा कम होगा, और मुनाफा कम होगा किसको, इसको भी कम मुनाफा होगा, इसको भी कम होगा और इसको भी कम होगा। और ये जो है जो स्थानीय लोग है उसका दाम बढ़ा देगा, क्योंकि भाई मांग तो इसका बढ़ गया, जब मांग बढ़ गया तो इसका जो है ये बढ़ा देगा। अब इसके पास जो है मुनाफा मिलना कम हो गया। अब मुनाफा मिलना कम हो गया तो ये आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे। अब झगड़ा आपस में कैसे करने लगा, अब आपस में ये तो व्यापारी आया था, व्यापारी आया था, व्यापारी के पास कोई होता है, कोई सेना नहीं होता है। अब कोई सेना नहीं होता लेकिन लाभ सभी को चाहिए, अब झगड़ा भी चाहिए, लाभ चाहिए तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि सामान एक जो है नियत है, नियत रूप में है। अब इसका सामान जो है इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, सबसे ज्यादा मुनाफा क्या बोलते हैं, इसको चाहिए, इसको चाहिए, सबसे ज्यादा सामान भी चाहिए, सामान मिल नहीं रहा है तो आपस में झगड़ा होगा। अब आपस में झगड़ा होगा तो ये क्या करते थे, जो सामान भरा जहाज होता था उसको रोक लिया, उसका जो हथियार होता था, इसके लिए जो है कि जो व्यापारिक कोठी खोला था ये लोग, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये व्यापारिक कोठी को किलेबंदी कर दिया। व्यापारिक कोठी को जो है, कोठी को किलेबंदी रूप में कर दिया, किलेबंदी के रूप में कर दिया। किलेबंदी के रूप में मतलब किला के रूप में बना दिया, किला हो गया, किला हो गया, किला बना दिया। और जब किला बना दिया तो यहाँ का जो रक्षा करने के लिए, जब किला बना दिया तो भाई रक्षा के लिए भी चाहिए, सो सिक्योरिटी चाहिए, तो रक्षा के लिए इसने क्या बना दिया, सेना रखा, सेना रखा। अब जब सेना रखा तो इसके पास हथियार भी होगा, हथियार होगा, जब हथियार आ जाएगा तो किसी के पास भी हथियार है तो कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाता है। हथियार आ गया, अब ब्रिटिश जो है कंपनी आपस में, कंपनियां जो है क्या बन गए, ताकतवर बन गया, ताकतवर बन गया। अब जब ये लोग ताकतवर बन गए, क्या बन गए, ताकतवर बन गए। अब ताकतवर बन गए तो यहाँ का जो स्थानीय शासक था, कोई ना कोई तो शासक होगा, स्थानीय शासक है तो इसको भाई क्या हुआ, उसको मिर्ची लगी यार, ये तो है हमारे यहाँ आया था कि भाई जमीन दे दो, कुछ जमीन का टुकड़ा दे दो, हम वहाँ व्यापार करें, वहाँ जो है अपना व्यापारिक कोठी खोलेंगे, गोदाम खोलेंगे, गोडाउन बनाएंगे और उस गोडाउन में अपना सामान रखेंगे। लेकिन भाई ये क्या कर रहा है, ये तो किला बना रहा है, बड़ा दिक्कत ये भाई, किला बना रहा है, ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है, किलेबंदी कर रहा हो, किलेबंदी कर रहा है, चलो किलेबंदी तक सही है। किलेबंदी करने के बाद जो है इसने सेना रख लिया, सेना रखने के बाद इसने हथियार रख ली, भाई बड़ा गड़बड़ है ये हथियार रख लिया। अब हथियार रखने के बाद क्या होगा भाई, अब जो है वहां का स्थानीय शासक कह रहा कि ये तो कहीं हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए,
अब ये ताकतवर ना हो जाए तो इसके क्या विरोध किया कि भाई जो है आप हमारे यहाँ व्यापार नहीं करोगे, आप जो है हमारे व्यापार करना होगा तो एक शुल्क अदा करना होगा, शुल्क अदा करना होगा, यानी जो है टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पहले भी टैक्स देते थे, ये टैक्स का रेट बढ़ा दिया, टैक्स का रेट बढ़ गया। अब जो है ये कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचा कि भाई ये तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो टैक्स दे रहा, हमारा माल भी कम मिल रहा है, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा, अब क्या करें? तो इसने जो है भारतीय राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया, गतिविधि में भाग लिया। क्यों? अब देखो सबसे मस्त बात ये है 1707 में जो केंद्रीकृत किया हुआ था राजा औरंगजेब जो है उसको सेंट्रलाइज किए हुए था पूरा कंट्री को, पूरा देश को, कि भाई एक सूत्र में बांध रखा है ये हम राजा हैं, दिल्ली से शासन करेंगे, ये हमारा देश है। जब ये मर गया 1707 में तो कई स्वतंत्र रियासत जो है स्वतंत्र हो गया, कई रियासत स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र हो गया तो ये आपस में लड़ने लगे, ये जो स्वतंत्र रियासत थे आपस में झगड़ा करने लगा, आपस में झगड़ा कर रहा, ठीक है। जब आपस में ये झगड़ा कर रहा तो ये जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जो ताकतवर होता था, जो रियासत ताकतवर होता था उसकी तरफ से ये लड़ाई में भाग लेता था। अपना से इसके पास सेना था ही, सेना को जाओ भाई तू उसके साथ लड़ ले, और वो जो जीत गया, जो ताकतवर वैसे भी था, सेना और आ गया इसका, वो जीत गया क्योंकि इसके पास आधुनिक हथियार थे, ब्रिटेन वाले आधुनिक हथियार बना रहे थे। अब इसके आधुनिक हथियार से इसने लड़ाई जीत ली। अब जिसने लड़ाई जीती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से, उसको जो ये टैक्स माफ कर दिया, व्यापारिक टैक्स के लिए माफ कर दिया। अब व्यापारिक टैक्स ये जो माफ हो गया तो क्या हुआ, ये स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे, साथ में इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं आया। जो भी है डच, फ्रांस और क्या नाम है पुर्तगाली, ये हट गया, अब ये स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। अब जो है ये व्यापार का भारत में जब हुगली नदी के किनारे, भारत में हुगली नदी के किनारे जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक कोठी खोला, अपना व्यापारिक कोठी खोला 1651 में, 1651 में व्यापारिक कोठी कहां खोला? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। तो इसी समय जो है मुगल राजा का या मुगल शासन का जो एक अफसर था, अधिकारी था, मुगल शासक का अधिकारी एक अफसर था, उससे 3 गांव खरीद लिया हुगली नदी के किनारे। उसमें एक कोलकाता था, कालीकत्ता, कोलकाता नहीं कालीकत्ता, कालीकाता था, कालीकाता एक गांव था, 3 गांव खरीदा था, इसमें कालीकाता एक गांव था, इस गांव को भी खरीद लिया, जो कि बाद में कलकत्ता इसको बना, कलकत्ता बना, और इसका जो आधुनिक नाम है कोलकाता, आधुनिक नाम क्या है? कोलकाता है। तो कल जो है कालीकत्ता का कोलकाता बनने का सफर, ये भी हो सकता है। तो कालीकत्ता को इसने गोद ले लिया, भाई बड़ा मस्त है, इसने कालीकत्ता को अपना व्यापारिक कोठी खोल लिया। अब व्यापारिक कोठी खोल लिया तो बताए थे इसने किलाबंदी कर दी, किलेबंदी कर दी, ठीक है। फोर्ट विलियम याद होगा, फोर्ट विलियम किलेबंदी कर दी, जो कि इसे कासिम बाजार में अनाधिक जो है किला बनाया, कासिम बाजार। अब उसी समय जो है 1707 में जो वो हुआ था, क्या नाम है,
औरंगजेब मरा था। तो इसी समय ये बंगाल का नवाब जो है अली वर्दी खां थे। अली वर्दी खां थे। अली वर्दी खां के बाद अली वर्दी खां के बाद जो है यहाँ का शासक बना शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला, सिराज-उद-दौला। और सिराज-उद-दौला, अली वर्दी खां वैसे भी इसको अंग्रेजों को भाव नहीं देते थे। ये जो भाई इन्होंने कहा अली वर्दी खां कि भाई आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स इससे लेते थे। सिराज-उद-दौला के जब अली वर्दी खां की मृत्यु हुई 1696 में, 1696 में हुआ था, डेट याद रखिएगा। 1696 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराज-उद-दौला शासक बने। और सिराज-उद-दौला इससे भी ज्यादा टेढ़ था, ये टेढ़ा था, उल्टा बोलता था भाई। और सिराज-उद-दौला का इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिराज-उद-दौला का नवाब, बंगाल का नवाब बनना इसको रास नहीं आया। सिराज-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनना इसका रास नहीं आया। और ये चाहता था कि जो है हम ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाए, ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाए जो ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाए जो हमारी कठपुतली हो। कठपुतली हो, कठपुतली किसको कहते हैं? कठपुतली बड़ा अच्छा चीज होता है, अगर जो है बचपन में सभी देखे होंगे, या जो मेला लगता था ना, उस मेला में जो एक गुड़िया होता है उसको धागा से कंट्रोल किया जाता है, उसको बोला जाता है कठपुतली। तो वो जो है हाथों से, दोनों हाथों से कंट्रोल किया जाता है, उसी के इशारों पर नाचता है, इशारों पर नाचता है। तो वो चाहता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज चाहता था कि ऐसा बंगाल का नवाब बने कि यह जो है हमारा कठपुतली हो, हाथों का कठपुतली, हम उसके इशारे से नाचे। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, जब ये जो है बंगाल, पूरे देश में बंगाल, ये ऐसा क्यों था कि जो अंग्रेज शासन कर रहे, जो है अधिकार व्यापार यही से करना चाहता था। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी था उस समय व्यापारी का स्थिति क्या था, जहां आपका जो है मार्ग आसानी से हो, रास्ता आसानी से हो व्यापार के, तो यहाँ तो बंगाल की खाड़ी था, बंगाल की खाड़ी था रास्ते के लिए। दूसरा बात, ये खनिज तथा जो है और केरल और मसालों वगैरह का जो है काफी नजदीक था, खनिजों का काफी समृद्ध क्षेत्र था बंगाल। बंगाल बिहार उस समय संयुक्त रूप था, तो बंगाल में ही यह अधिकार जो है करना चाहता था, बंगाल में ही व्यापार करना चाहता था। अब बड़ा मस्त है, अब जो है अली वर्दी खान नहीं, सिराज-उद-दौला कहा कि नहीं तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ का जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसमें जो था, इसमें अली वर्दी खान लास्ट में जो माफ कर दिए थे, बोले थे मुगलों द्वारा माफ कर दिया था इसको कि टैक्स भाई आपको जो है विदाउट टैक्स आप व्यापार कर सकते हो। कंपनी सिर्फ विदाउट टैक्स व्यापार कर सकता था, क्योंकि वो जो 1717 में एक अधिकार प्राप्त प्रदान फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। जो फर्रुखसियर 1717 में जो है उसको अधिकार पत्र दिया था, उसको कोड कोई हो गया था या कोई हो गया, इसका अंग्रेज का एक डॉक्टर था, उसको इलाज कर दिया, तो खुश होकर के उसको अधिकार प्राप्त किया कि आप जो है निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। तो वो जो है निःशुल्क प्रदान कर दिया। लेकिन ये जो क्या कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, यह जो था अफसर, ये जो सिर्फ कंपनी के लिए अधिकार प्रदान किया था, यहाँ का जो अफसर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाला कंपनी वाला, वो निजी व्यापार भी करता था, निजी व्यापार भी करता था। मैं बताऊंगा आगे कि जो है निजी अफसर व्यापार करके कितना लाभ कमाया। निजी अफसर व्यापार करता था जिसके लिए टैक्स छूट नहीं था, उसको टैक्स देना होता था। और सिराज-उद-दौला कहे कि भाई तुम तो निजी रूप से भी व्यापार कर रहे हो, तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा। कर रहा है इसने ब्रिटिश वाले कि नहीं मैं नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। भाई जो मर्जी कर लो भी, ये तो बड़ा दिक्कत है, मैं यहाँ का नवाब हूं और तुम मुझे कर रहा है जो मर्जी कर ले, नहीं दूंगा टैक्स।
और तू व्यापार भी करेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो क्या करेगा भाई? अब जो है इसने सिराजुद्दौला अपना 30,000 सेना लेकर के कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। अब कासिम बाजार पर जब आक्रमण कर दिया तो इसके गोदाम पर ताला लगा दिया। कासिम बाजार पर आक्रमण करके यहाँ अधिकार कर लिया और इसके गोदाम पे ताला लग गया। यहाँ जो इसका हथियार का जो है अड्डा था, हथियार भी अपना लिया, हथियार पर भी कब्जा कर लिया। इसका जो नावी बेड़ा था, नाव, उस पर भी कब्जा कर लिया, यानी जहाज इसको कह सकते हैं, जहाज पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद कासिम बाजार पर आक्रमण करने के बाद इसने कलकत्ता पर आक्रमण कर लिया, कालीकत्ता पर। अब कालीकत्ता पर आक्रमण कर दिया तो भाई दिमाग को इसको खड़क गया अंग्रेज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले का। उस समय इसका गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। उस समय ये था मद्रास में, वहां भी व्यापार काफी प्रचलित था, विकसित, क्योंकि गरम मसाला का वहीं से व्यापार हो रहा था, साउथ से ही। और रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर, इसको बना के इसका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रॉबर्ट क्लाइव को के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ा भेजा। और रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि सिराजुद्दौला के साथ हम संधि कर ले। काफी कोशिश किया, काफी समय तक जो है कोशिश करते रहा कि भाई संधि कर ले। सिराजुद्दौला का भाई कह रहा कि तुमने तो हमें कहा जो मर्जी कर लो। अब जो मर्जी कर लो वाली बात है, तुम चैलेंज दे रहे हो। अब चैलेंज दे रहा तो क्या बोलता, मैं तो संधि करूंगा नहीं। तो 1757 में पलासी के मैदान में, याद रखिएगा, पलासी के मैदान में 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आमने सामने हुए और ये लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद बेचारे सिराजुद्दौला की हार हुई। इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार इसलिए हुई कि इनके जो सेनापति कौन था? मीर जाफर था। यह औरंगजेब से अंग्रेजों से जाके मिल गया। अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी वाले से मिल गया, या कंपनी सीधे लिखो भी, कंपनी वाले से जाके मिल गया। मीर जाफर। अब मीर जाफर जब कंपनी वाले से जाके मिल गया, अब इसकी जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई। और ये इसलिए मिल गया था कि कंपनी वाला रॉबर्ट क्लाइव इसको ये प्रलोभन दिया था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, तो मीर जाफर मैं तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा। और कंपनी को क्या चाहिए था? कंपनी को चाहिए था कठपुतली नवाब। अब ये जो है मीर जाफर कंपनी को नवाब बनाना चाहता था। सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। एक यहाँ चीज और महत्वपूर्ण है, ये जो 1757 की लड़ाई है भारतीय इतिहास का काफी महत्वपूर्ण लड़ाई है, जिसको अंग्रेज ने जीता था। यह जो है महत्वपूर्ण लड़ाई है इसलिए कि औरंगजेब की सबसे बड़ी जीत थी अब तक की। अभी भी अंग्रेज जो है शासक नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन इसके पास जो इतनी ताकत पर्याप्त थी कि यह जो है एक बंगाल का जो ताकतवर नवाब, इस समय जो था सिराजुद्दौला काफी ताकतवर नवाब था, और यह जो है इस ताकत को जीत करके, इस ताकत को हरा करके पलासी की लड़ाई को जीता। इस लड़ाई को अगर कहा जाए तो भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय जो है शासन में का जो रास्ता था उसका खुल गया। भारत शासक बनने का जो ये रास्ता था और अंग्रेज का, वो खुल गया था, ये रास्ता साफ हो गया था। मेरी प्रथम दरवाजा इसने तोड़ दिया। 1757 की पलासी की लड़ाई का जीत करके इसने अपना प्रथम दरवाजा को खोला। इस जो है लड़ाई जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव इतना खुश हुआ, इतना अहंकार उसके पास आ गया
कि रॉबर्ट क्लाइव कहता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने एक ऐसी लड़ाई जीती है कि मेरे इशारे पर इतने बड़े साम्राज्य का शक्तिशाली, इतना बड़ा शक्तिशाली शासक मेरे उंगलियों के इशारों पर नाचता है, और मेरे रहम पर इतना बड़ा प्रदेश मेरे रहम पर टिका हुआ है, मेरे रहम पर टिका हुआ है, और यहाँ के रहने वाले धनी व्यापारी मेरे एक मुस्कान देखने के लिए आपस में लड़ जाते हैं। यह जो था रॉबर्ट क्लाइव का, जो है रॉबर्ट क्लाइव कहता था 1757 के प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद। अब जो है मीर जाफर कंपनी का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, काफी इंपोर्टेंट है। अब जो है बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। भाई मीर जाफर बन गया, बड़ा दिक्कत है। मीर जाफर बन गया नवाब, तो मीर जाफर अब चाहिए, उसको कहता था मीर जाफर कठपुतली की तरह नचाता था, कभी भी कोई चीज चाहता था। मीर जाफर को भाई ग्लानि हुआ कि जो जनता के सामने क्या उस नवाब है, लेकिन नवाब के न रहते हुए जो है नवाब की तरह बिहेव नहीं करता है। इसने जो है अंग्रेजों को विरोध करना स्टार्ट कर दिया कंपनी वाले का। अब कंपनी ये तब जो है इसको हटा करके, मीर जाफर को हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अब मीर कासिम को जब नवाब बना दिया, किसको? मीर कासिम भी जो है क्या कर रहा है, मीर कासिम भी इसको क्या बोलता है, अंग्रेज को विरोध करने लगा, क्योंकि उसे भी चाहिए भाई जनता के सामने हमें इज्जत करे, हम यहाँ का नवाब है। फिर ये जो है 1764 में एक लड़ाई हुआ, बक्सर की लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में जो है कहा जाता है कि घर के बेडरूम का दरवाजा खुल गया इस लड़ाई को जीतने के बाद। इस लड़ाई में जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। तो 1764 की लड़ाई संयुक्त रूप से बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के बीच में लड़ाई हुआ, अंग्रेज विजयी हुआ। और यह जो है अब अंग्रेज की मंशा काफी साफ हो गया था कि भाई अब तो जो है हमें कठपुतली शासक नहीं चाहिए, सर कठपुतली नवाब नहीं चाहिए, अब हम खुद नवाब बनेंगे। क्योंकि कठपुतली नवाब जो है हमें खुश नहीं रख पाता है। ठीक है, कठपुतली नवाब हमें खुश नहीं रख पाता। एक मिनट इनको कर लें। हाँ, कहाँ थे? तो अब कह रहा कि भाई
हमें तो कठपुतली वाला नवाब नहीं चाहिए। फिर भी जो है इसने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुआ और 1765 में ही मुगल शासक बंगाल का नवाब जो है कंपनी को नियुक्त कर दिया कि भाई जो है आप खुद नवाब बनो, आप जो है अपने यहाँ की सत्ता जो है खुद संभालो। अब जो है 1765 में कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया गया मुगल शासक के द्वारा। अब कंपनी जो है इसमें बेधड़ाका से लूटना स्टार्ट किया और यह जो है इसकी मंशा साफ हो गई थी कि भाई मैं अब तो शासक बनूंगा, ठीक है, मैं अब शासक बनूंगा, ठीक है, मैं अब क्या बनूंगा, शासक बनूंगा। इसके बाद जो बंगाल के शासक को हटा दिया, बंगाल में खत्म कर दिया, बंगाल में पूरा जो है उसका शासन हो गया। अब जो है इसी समय जो है मद्रास में था या मैसूर, इसको कहते साउथ में, मैसूर में पूरा, क्योंकि पूरे देश में शासन करना चाहता था। एक जगह तो उसका बंगाली को साउथ जो है पूर्वी भारत पर व्यापार पूर्ण अधिकार हो गया तथा वहां का शासक भी बन गया। अब इसकी मंशा तो पूरा हो रहा था। अब जो है साउथ इंडिया में मैसूर जगह है जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम उस समय था। यहाँ के शासक थे हैदर अली। उसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान बना, काफी महत्वपूर्ण है भाई। इन्होंने जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान कहे कि भाई बड़ा दिक्कत है भाई। ये क्या करता था कि अगर ये भाई इसके जो है क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाव नहीं देता था और यह जो है टैक्स लगाता था, कभी भी जो है व्यापार पर रोक लगा देता था, कभी भी कुछ कर देता था। इसीलिए यह जो है अंग्रेज इसको घमंडी मानते थे, कहते बड़ा खतरनाक है, बड़ा दिक्कत है, ये खतरनाक है। चलो क्या लिख रहे, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। अब ये खतरनाक है, इसको समाप्त करना है, जरूरी है। टीपू जो हैदर अली थे 1761 से 1782 तक शासन किए, लेकिन अंग्रेजों को जो है नाक में दम कर रखा था। इन्होंने जो है अंग्रेजों को व्यापार सही तरीके से होने नहीं दिया। 1782 से 1799 तक टीपू राजा थे। अब जो है अंग्रेज इसको समाप्त करना चाहते थे कि भाई ये तो टीपू और ये दोनों को है, जब तक इसको समाप्त नहीं करेंगे जो भारत पर अधिकार नहीं समाप्त कर सकते। तो इसीलिए जो है इन दोनों से 4 बार युद्ध हुआ, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला जो हुआ था 1767 से 1769 तक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा 1780 से 1784 तक, 1780 से 1784 तक। तृतीय 1790 से 1792 तक, 1790 से 1792 तक। और 1799 में टीपू, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये जो है आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टाइम है सजाने के लिए, जो आपको व्यवस्थित करने के लिए वो पूछता है। प्रथम 1700 क्या है 1767 से 1769 तक, 1767 से 1769 तक। दूसरा 1780 से
1784 तक, 1784 तक, दूसरा 1790 से 1792 तक, और चौथा जो हुआ 1799 में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई, और ये जो है मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम के जो है उसकी राजधानी की रक्षा करते हुए ये जो है मृत्यु हुआ, इनकी मृत्यु हुआ। ये इसका जो दोस्ती था फ्रांस काफी महत्वपूर्ण था। इसका जो दोस्ती था फ्रांस से था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से महत्वपूर्ण था। इसी से जो है दोस्ती, इसी से सीख करके डिंडीगुल में अपना शास्त्रागार खोला था, जो आधुनिक शास्त्रागार था डिंडीगुल में। इसी से जो है 4 बार ये जो है इतना समय तक अंग्रेजों को टिकाए रखा था टीपू सुल्तान, और अंततः जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की जो है रक्षा करते हुए, श्रीरंगपट्टनम जो है उनकी राजधानी था, श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी था, उनकी रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान काफी महत्वपूर्ण है भाई, इसको जो है ध्यान रखियो, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत में उस समय और क्या था। अंग्रेज का मनसा पूरा हो गया साफ, अब क्या कर रहा, जीत रहा। अब जो उस समय था मराठा था। वैसे तो मराठा तृतीय पानीपत के बाद 1761 में, तृतीय पानीपत के बाद मराठा पूरी तरह से बिखर गया था। पूरी सत्ता जो है सिंधिया, गायकवाड़, होलकर आदि के जो है बट गया था। और इसका जो था सबका एक मिलकर मंत्री होता था पेशवा, इसका जो मंत्री मिश्रित होता था पेशवा कहलाता था, पेशवा को जो है पेशवा कहलाता था। और ये इसका जो निवास स्थान था पुणे में, इसका जो पुणे में था इसका निवास स्थान था। अब ये जो है सब मिलकर के इनका जो था 2 व्यक्ति हुए थे, महादजी सिंधिया बहुत जो है महत्वपूर्ण थे, महादजी सिंधिया, और एक थे नाना फडणवीस। ये 2 योद्धा और राजनीतिक इनको कह सकते हैं, 2 पैदा हुए या 2 हुए व्यक्ति, महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अंग्रेज का विरोध किया। और इन्होंने जो है 3 बार अंग्रेजों का विरोध किया, 3 बार तक। पहला जो हुआ 1782 में, 1782 में प्रथम मराठा औंगल मराठा युद्ध भी कह सकते हैं, जिस सालवाई संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा हुआ 1803 से 1805 औंगल मराठा युद्ध, 1803 से 1805, 1803 से 1805। और तृतीय औंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद जो है मराठा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, मराठा पूरी तरह से खत्म हो गया। और इस युद्ध के बाद जो है पेशवा को पुणे से उठा करके कानपुर के नजदीक एक बिठूर नामक जगह है, बिठूर में फेंक दिया। और ये जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो ये जो बिठूर है, ये बिठूर की चर्चा करेंगे, ठीक है। बिठूर वाला भी काफी महत्वपूर्ण आया, जो 1857 की क्रांति में भी आया, बिठूर में इसको भेज दिया, ठीक है। अब जो है अंग्रेज सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करना चाह रहा था, सब जगह तो कब्जा कर रहा था। एक इसके जो आया था नीति था, इसका जो नीति अगर बात किया जाए तो एक सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति जो होता था अंग्रेजों का, सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति। इस सहायक संधि का जो नीति होता था, इसके तहत कोई भी
कोई भी रियासत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चालू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सहायक संधि की कोई भी रियासत अपना सेना नहीं रख सकता था। कोई भी रियासत जो है अपना सेना नहीं रख सकता था। इसको जो है अगर रक्षा करना हो, अपना अगर सिक्योरिटी चाहिए तो अंग्रेज देता था सिक्योरिटी, और बदले में क्या लेता था? पैसा लेता था, धन लेता था। ठीक है, बदले में क्या लेता था? धन लेता था। ठीक है, लेकिन अगर कोई रियासत इस धन को चुकाने में, पैसा को चुकाने में, मनी को, सिक्योरिटी मनी को चुकाने में, या जो है उससे जो लिया जाता था, अगर नहीं लेट हो गया या असक्षम हो गया तो क्या करता था? उसका आधा हिस्सा जो है कब्जा कर लेता था। रियासत का जो है आधा हिस्सा कब्जा कर लेता था। जैसे अवध का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव। उसके अलावा हैदराबाद का इसके तहत कब्जा कर लिया। सहायक संधि नीति के तहत जबरदस्ती, कि कोई भी राजा अगर हार गया तो उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता था। जैसे मैसूर के ऊपर थोप दिया गया, बंगाल के ऊपर थोप दिया गया। यानी जो है जो इसे हार जाता था उस पर सहायक संधि थोप देता था। उसके अलावा एक और इसका नीति आया था। कौन सा नीति आया था? विलय की नीति। 1846 से 1856 तक रहा था राज विलय की नीति। विलय की नीति में क्या था? ये जो है डलहौजी लाया था। ये नीति जो लाया था डलहौजी लाया था। भाई इसमें क्या था? ये बड़ा खतरनाक नीति था। डलहौजी द्वारा जो ये लाया गया था विलय की नीति, इसका जो काल अगर माना जाए तो 1846 से 1856 तक का 20 साल का काम। कहेंगे 1848 भी अगर इसको काल मानेंगे तो 1848 भी मान सकते हैं, 1848 से 1856 तक मानेंगे। इसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई संतान नहीं है तो आप संतान को गोद नहीं ले सकते। आपके द्वारा किसी का संतान का गोद लिया वो आपका राजा नहीं बन सकता, और आपका जो राज है वो अंग्रेजों के आप यहाँ अपने आप चला जाएगा, अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। इस नीति के तहत जो है सबसे पहले सतारा को किया गया 1848 में। उसके बाद संबलपुर को किया गया। संबलपुर को कब किया गया? 1850 में। उसके तहत उदयपुर को गया 1852 में। उदयपुर को 1852 में। ये जो आता है आपको, अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो ये आपको जो है व्यवस्थित करने के लिए आता है समय के अनुसार कि आपको सबसे पहले कौन किया गया, उसके बाद कौन किया गया। ठीक है, उसके बाद आ गया नागपुर 1853। नागपुर के बाद झांसी 1854, झांसी 1854। और उसके बाद अंत में जो है अवध को कुशासन के आरोप लगा करके, इसमें भी इसको संतुष्टि नहीं हुआ संतान वाला, तो इसमें जो है डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया कि भाई आप कुशासन कर रहे हो, अब आपकी यहाँ की जनता का जो है, अवध की जनता को स्वतंत्रता चाहिए, आप जो इसमें शासन नहीं करोगे, अब जो है इस पे हमारा अधिकार होगा। 1856 में इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, 1856 में ये अधिकार कर लिया। बराबर। चलिए, उसके बाद एक और इसमें नीति था कि जो अंग्रेज था, इसका 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर पूरे जो है पूरा अधिकार कर लिया। 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। अब जो 1764 के पहले जो व्यापार होता था बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके अंग्रेजों के लिए। अब जो है यहां एक शब्द आता था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी बताए थे, धन निष्कासन सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब जो है 1764 के पहले जो व्यापार हो रहा था
कहाँ, ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार हो रहा था। ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार हो रहा था कब, 1764 के पहले। उसमें क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई बड़ा खतरनाक था। यहां से जो जा रहा था मसाला जा रहा था, मसाला जा रहा था, और क्या जा रहा था, मसाला जा रहा था, कपड़े जा रहा था, सूती वस्त्र जा रहा था, कपड़े जा रहा था, सूती वस्त्र जा रहा था, रेशम जा रहा था। बदले में वहां से क्या आया था, सोने चांदी, पैसे, ये डॉलर जिसको कहते हैं, पैसे आ रहे थे। और भाई इसका यहां से तो क्या बोलता है, धन की निष्कासन हो रहा। अब ब्रिटेन से धन आ रहा, कहाँ, भारत आ रहा है, भारत राजा हो रहा है। भाई भारत के लोगों को जो इंडिया में सोने या बुलियंस जिसको कह सकते हैं, इसको बुलियन के भी नाम से जान सकते हैं, बुलियन कहेंगे। बुलियंस जो है तेजी से वृद्धि हो रहा, वहां से तेजी से निकल रहा। अब जो है यहाँ की महारानी सोची कि भाई हमारे यहाँ से तो है ड्रेन पूरा हो रहा, धन का जो है पूरा निष्कासन हो रहा, बड़ा खतरनाक है। हमारे यहाँ धन का निष्कासन हो रहा और कोई धन और राजा बन रहा, हमारे तेजी से धन का निष्कासन हो रहा। तो इसने जो है महारानी सोची और इसे कंपनी को कहा कि आप ऐसा करो कि हमारे यहाँ से जो है इस धन का निष्कासन ना हो, धन जो है वेल्थ का ड्रेन ना हो, और हमारे व्यापार भी चलता रहे। तो कंपनी वाला सोचा, तो कंपनी वाला क्या किया कि भाई अब हम व्यापारी बनकर नहीं रहेंगे, अब वो जो है यहाँ शासक बनेंगे, तभी जो है यहाँ से ब्रिटेन से ड्रेन को, धन को निष्कासन रोक सकते हैं। अब धन का निष्कासन वहां से कैसे रोक सकते हैं भाई, शासक बनने के बाद। यहाँ जब 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हो गया या बंगाल पर अधिकार हो गया, तो बंगाल पर अधिकार हो गया, बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। जब नवाब बन गया तो यहाँ से जो फायदा होता था, इसके रियासत से, बंगाल के रियासत से जो फायदा होता था, क्या राजस्व की प्राप्ति होता था, उसी से मसाले खरीदा और मसाले लेकर के वहाँ सूती कपड़ा लेकर के वहां से व्यापार किया, और यहाँ से पैसा यहीं रह गया, वहां से ड्रिल भी नहीं हुआ, और यहाँ से सामान उल्टा जाने लगा। तो जो है व्यापारी से शासक बनने का ये भी सबसे बड़ा कारण है कि उस समय जो है 1764 के पहले जो व्यापार हो रहा था वो ब्रिटेन से क्या होता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। अगर जो है कहा जाए कि अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाए या व्याख्या किया जाए कि जो है ब्रिटेन में ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का निष्कासन का समय किस काल को माना जाता है, तो 1600 से 1757 तक का जो काल माना जाता है, ब्रिटेन में ड्रेन ऑफ वेल्थ माना जाता है, धन के निष्कासन का काल माना जाता है। उसके बाद का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां से, इंडिया से ब्रिटेन गया। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रहा। तो आज का जो क्लास था काफी महत्वपूर्ण था, चाहे मुख्य परीक्षा के लिए हो या प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो, काफी मजेदार चैप्टर था। ठीक है, आशा करते हैं कि किसी को कोई ऐसा चीज ना हो कि जो छूटा है। ठीक है, अगर कोई छूटा है बताएंगे, मैं उनको कर दूंगा। ठीक है।